नमस्कार, कैसे हो? मैं हूं डॉक्टर प्रकाश बेगड़। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि अपना ज्योग्राफी का जो टॉपिक चल रहा था, आज अपन पढ़ेंगे जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसका दूसरा भाग है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका विस्तार कहां से कहां तक? विस्तार पूछ सकता है। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो अपन बोलेंगे 25 सेमी समवर्षा रेखा से 50 सेमी समवर्षा रेखा के मध्य जो भूभाग है उस भूभाग को बोलते हैं अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्राचीन समय में नदियों के बाढ़ के पानी से जो मिट्टी आके बनी है उसको बोलते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। कहने का मतलब है जो प्राचीन समय में यहाँ विभिन्न प्रकार की नदियां बहती थी और नदियों के बाढ़ के कारण उनसे जो मिट्टी जमा होती थी उस मिट्टी के जमाव को ही अपन क्या बोलते हैं? बांगर प्रदेश। ये मुख्यतः जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है ये मुख्यतः 4 भागों में इसको विभाजित करते हैं। 4 विभागों में एक विभाग है, इसको मुख्यतः 4 भागों में विभाजित करते हैं। वो भाग कौन से? एक भाग आपका घग्गर नदी बेसिन, घग्गर नदी बेसिन। दूसरा है आपका शेखावाटी बेसिन। तीसरा आपका नागौर की उच्च भूमि, नागौर की उच्च भूमि। और चौथा आपका इसमें है लूनी नदी बेसिन, लूनी नदी बेसिन। घग्गर नदी आगे पर पढ़ेंगे। घग्गर नदी बेसिन, घग्गर नदी बेसिन ये मुख्यतः इसका विस्तार क्या है? बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो घग्गर नदी बेसिन का जो विस्तार है ये मुख्यतः 2 जिले हैं। वो 2 जिले कौन कौन से? 2 जिले हैं कौन कौन से? एक आपका इसमें आ जाएगा हनुमानगढ़, एक इसमें आपका आ जाएगा हनुमानगढ़। एक जिला कौन सा है आपका इसमें? श्री गंगानगर। घग्गर नदी बेसिन है ये, इसका मुख्यतः विस्तार कहां से कहां तक है? तो अपन बोलेंगे एक हनुमानगढ़ है, दूसरा क्या है? श्री गंगानगर। अब ये जो घग्गर नदी है इसका निर्माण किससे हुआ? तो प्राचीन समय में अपन कहेंगे प्राचीन समय में एक नदी बहती थी। प्राचीन समय में एक नित्यवाही नदी बहती थी सरस्वती, और सरस्वती नदी के बाढ़ से जो बेसिन निर्माण हुआ है उस बेसिन को बोलते हैं घग्गर नदी बेसिन। घग्गर नदी बेसिन है, इसकी एक विशेषता होती है यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी वो क्या होती है? भूरी मटियार मिट्टी पाई जाती है। तो आपको पूछ सकता है घग्गर नदी बेसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? घग्गर नदी बेसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो अपन बोलेंगे भूरी कछार जो मिट्टी है, मटियार मिट्टी है, वो मिट्टी पाई जाती है। ये जो नदी बेसिन में जो मिट्टी पाई जाती है वो महीन कणों वाली पाई जाती है, महीन कणों वाली मिट्टी पाई जाती है जो सिंचाई के लिए उपयोगी मानी जाती है। सिंचाई के लिए क्या जाती है? उपयोगी मानी जाती है। इसका यहां सिंचाई के लिए नहरी या नहर
परियोजनाएं से ज्यादा कृषि की जाती है। नहर सिंचाई के लिए नहरी या नहर परियोजना की जाती है। यहाँ तो मुख्य प्रकार की जो नहरें पाई जाती है, जिससे यहाँ की जो कृषि है वो क्या कहती है, सिंचाई की जाती है। यहाँ के लोग नहरों के माध्यम से अपनी फसलों को क्या करते हैं, सिंचित करते हैं। तो नहरी सिंचित क्षेत्र भी इसको बोला जाता है। नहरी सिंचित क्षेत्र भी किसको बोला जाता है, तो अपन बोलेंगे घग्गर नदी बेसिन को। यहाँ जो मुख्य नहर कौन कौन सी है, तो एक आपने सुना है सबसे इंपॉर्टेंट गंगा नहर, एक सुना आपने इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। एक आपने सुना है बागड़ा नहर, बागड़ा नहर। तो यहाँ मुख्यतः कौन कौन सी नहर है, तो गंगा नहर है आपकी, इंदिरा गांधी नहर है और आपकी बागड़ा नहर है। इन तीन नहरों से वहां के लोग कृषि को क्या करते हैं, स्थान अधिक सिंचित होने का सेम से ग्रसित है, सेम से ग्रसित हो गया है। सेम से क्या होता है, अधिक नहरी सिंचाई के कारण या जल अधिक होने के कारण इस भूभाग को सेम ग्रसित क्षेत्र भी माना जाता है। इस भाग में जो हनुमानगढ़ जिला है, हनुमानगढ़ जिला, इस भाग में जो हनुमानगढ़ जिले का जो उत्तरी पूर्व भाग है, कौन सी का, हनुमानगढ़ जिले का जो उत्तरी पूर्व भाग है, ये कृषि के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है। इस कारण से स्थानीय भाषा में, इस कारण से स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, बग्गी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, बग्गी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्थानीय भाषा में बग्गी किसे कहा जाता है, तो अपन बोलेंगे घग्गर नदी बेसिन को। इस प्रकार पूछ ले, स्थानीय भाषा में घग्गर नदी बेसिन को क्या कहा जाता है, तो अपना क्या बोलेंगे, बग्गी को। क्या बोलेंगे, ये जो घग्गर नदी बेसिन है, घग्गर नदी हनुमानगढ़ में घग्गर नदी को क्या कहा जाता है, नाली कहा जाता है। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो आप ध्यान रखना, हनुमानगढ़ में घग्गर नदी को नाली नाम से जाना जाता है। इस कारण इसे नाली प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाली प्रदेश भी कहा जाता है। या आपको पूछ ले कि नाली प्रदेश किसे कहा जाता है, तो अपन बोलेंगे घग्गर नदी बेसिन का जो एरिया है या भूभाग है उसे नाली प्रदेश भी कहा। तो आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे शेखावाटी नदी बेसिन। शेखावाटी नदी बेसिन को मुख्यतः एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसे आंतरिक प्रवाह नदी भी कहा जाता है। इसको आंतरिक प्रवाह नदी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। आंतरिक प्रवाह नदी नाम के बेसिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। मुख्यतः जो इसका विस्तार है, मुख्यतः जो आंतरिक बेसिन नदी है, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, आपको पूछ सकता है कि आंतरिक नदी बेसिन है या शेखावाटी नदी बेसिन है, इसका विस्तार किन किन जिलों में है, तो इसके 4 जिले हैं। एक जिला है सीकर, दूसरा आपका झुंझुनू, तीसरा आपका चूरू और चौथा आपका नागौर। सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है और नागौर। इन 4 जिलों में शेखावाटी नदी बेसिन का क्या है, विस्तार है। मुख्यतः जो ये शेखावाटी नदी बेसिन है, इसकी जो मुख्य नदी है, इसकी जो मुख्य नदी है, उस नदी का नाम है कांटली, कांटली या कांतली, कांटली या कांतली। कांटली या कांतली को तौरावाटी भी कहा जाता है, तोरावाटी या तमरावाटी भी कहा जाता है। तोरावाटी या तमरावाटी इसको इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन समय में, क्या कहेंगे अपन, प्राचीन समय में यहां तंवर वंशीय राजपूतों द्वारा, तंवर वंशीय राजपूतों द्वारा यहां क्या किया जाता, शासन किया जाता था या शासन किया जाता था। इस कारण इसे
तोरावाटी या तवरावाटी भी इस नदी को कहा जाता है। तवरावाटी या तोरावाटी भी इसको कहा जाता है। ये जो शेखावाटी नदी बेसिन है, यहाँ की जो भूमि पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है, इस भूमि या मिट्टी में चूना मिश्रित चट्टानों का जमाव है। चूना मिश्रित चट्टानों का जमाव है और चूना मिश्रित चट्टानों के जमाव के कारण यहां आसानी से शेखावाटी नदी बेसिन में चूना मिश्रित चट्टानों के जमाव के कारण इस भूभाग में कच्चे कुओं का निर्माण किया जाता है। किसमें? शेखावाटी नदी बेसिन में चूना मिश्रित चट्टानों के जमाव के कारण यहां कच्चे कुएं का निर्माण किया जाता है। इन कच्चे कुएं के निर्माण के कारण इसे स्थानीय भाषा में जोहड़ या नाडा जोहड़, नाडा या नाडा के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या कह सकते हैं कि जोहड़, नाडा या नाडा किस स्थान को कहा जाता है? तो अपन बोलेंगे शेखावाटी नदी बेसिन को कहा जाता है। शेखावाटी नदी बेसिन को कहा जाता है। एक बात और ध्यान है इसमें कि जो आपका जो ढूंढाड़ है, ढूंढाड़ के सीमावर्ती क्षेत्र में, ढूंढाड़ के सीमावर्ती क्षेत्र में इनको बोरा या बोरी भी कहा जाता है। बोरा या बोरी भी कहा जाता है। तो आपको पूछ ले उसमें जो निर्माण होने वाले कच्चे कुओं को किस नाम से जाना जाता है? तो अपन बोलेंगे बोरा या बोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो शेखावाटी बेसिन है, इसमें मुख्यतः घास पाई जाती है। उस घास का नाम होता है स्टेम्पी। स्टेम्पी घास पाई जाती है। और ये जो स्टेम्पी घास होती है, ये मुख्यतः इसका उपयोग किया जाता है तो पशुओं के चारागाहों के रूप में स्टेम्पी घास का उपयोग किया जाता है। पशुओं के चारागाह के रूप में इसको उपयोग में लिया जाता है। स्थानीय भाषा में ये जो स्टेम्पी घास के जो मैदान है, इसको एक नाम से जाना जाता है बीड़। तो बीड़ किस स्थान का स्थानीय नाम है? अपन बोलेंगे स्टेम्पी घास का जो मैदान पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? शेखावाटी नदी बेसिन में, उसी के नाम से जाना जाता है बीड़। तो बीड़ किस नदी बेसिन में पाया जाता है? अपन बोलेंगे शेखावाटी नदी बेसिन में या आंतरिक परवान नदी बेसिन में बीड़ पाया जाता है। सीकर से सांबर के मध्य के स्टेम्पी घास के बहुत बड़े मैदान होते हैं। इस कारण इसे अनंत गोचर भूमि भी कहा जाता है। अनंत गोचर भूमि भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शेखावाटी नदी बेसिन को। क्योंकि जो सीकर से सांबर के बीच में जो रास्ता है, उधर में स्टेम्पी घास के बहुत सारे मैदान पाए जाते हैं और बहुत सारे स्टेम्पी घास के मैदान होने के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की जो पशुएं होती है वो स्टेम्पी घास को चारागाह के रूप में काम में लेते हैं। इस कारण इसे अनंत गोचर भूमि भी कहा जाता है। क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पहले प्राचीन समय में ज़्यादातर गाय इसी भाग में ज़्यादा लोग पालते थे या चराते थे। तो मेरे द्वारा जो पढ़ाए गए, मैं अगर किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे। मैं सदैव आपके सुझाव का आभारी रहूँगा। जब वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करते रहे। मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद।